पॉड भारती सोपान के छठवें अंक और द्वितीय सीजन के पहले अंक में आपका स्वागत है। सोपान में हम बात करते हैं करियर, मोटिवेशन और उद्यमिता के बारे में, ताकि हम आपकी सफलता की सीढ़ी बन सकें। जापान की एक सुदूर पहाड़ी गांव में दो युवा कारीगर रहते थे। हीरो एक कुशल काश्तकार और केंजी एक महारथी लोहार। हालांकि उनकी कार्यशालाएं मात्र एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर थीं, लेकिन उन्होंने कभी आपस में बात नहीं की। दोनों ही अपने अपने काम में मग्न थे और एकांत में जीकर खुश थे। एक दफा कठोर सर्दियों में हीरो एक मंदिर के लिए एक नाजुक काम को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी बेहतरीन छेनी घिस गई थी और मंदिर के जटिल काम को पूरा करने के लिए उसे धातु की सटीक फिटिंग की दरकार थी। इस बीच केंजी ने धातु के हल्के पार्ट्स बनाने की एक नई तकनीक विकसित की थी, लेकिन उसके पास अपने काम को प्रदर्शित करने का कोई तरीका ही नहीं था। एक बुजुर्ग यात्री जो कई दिनों से दोनों कारीगरों को अलग थलग रहते देख रहा था, एक शाम हीरो के पास आया। एक पेड़ अपनी शाखाओं को छिपाकर मजबूत नहीं होता है, उसने धीरे से कहा, बल्कि वो अपने आसपास के जंगल से जुड़कर पनपता है। हीरो हैरान होकर इन शब्दों पर विचार करने लगा। अगली सुबह अपने स्वभाव के विपरीत वह केंजी की कार्यशाला में गया और अपना परिचय दिया। केंजी ने उसका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। चाय पीते हुए उन्होंने पाया कि कैसे उनके कौशल एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। केंजी की नाजुक धातु की फिटिंग ने हीरो की संरचनात्मक चुनौतियों को हल किया, जबकि हीरो की लकड़ी की कारीगरी ने केंजी के धातु के काम में मदद की। साथ मिलकर उन्होंने ऐसी उत्कृष्ट कृतियां बनाई जिन्हें अकेले बनाने की वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी ख्याति जल्द ही पूरे क्षेत्र में फैल गई और उन्हें दूर दराज के राजाओं और मंदिरों से काम मिलने लगा। सालों बाद जब उनसे उनकी सफलता के बारे में पूछा गया तो दोनों ने बस मुस्कुराते हुए यही कहा, सहयोग और संयोजन ही असली शिल्प कौशल है। आज के हमारे मेहमान सहयोग, संयोजन और नेटवर्किंग के बड़े हिमायती हैं। 1999 से कनाडा में बसे समीर लाल की पैदाइश रतलाम मध्य प्रदेश की है और ज्यादातर रिहाइश जबलपुर की। वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ बिजनेस एनालिस्ट और ऑडिटर के रूप में काम कर चुके हैं। संप्रति वे रॉयल बैंक ऑफ कनाडा में रिस्क और डेटा गवर्नेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। समीर को लेखन का शौक शुरू से ही रहा। स्कूल के दिनों में हरिशंकर परसाई से इनाम भी पाया। उड़न तश्तरी नाम से लिखा उनका हिंदी ब्लॉग खासा लोकप्रिय रहा है। एक व्यंग्यकार के रूप में उनके कॉलम अखबारों में नियमित छपते हैं। समीर 2 बेस्टसेलर पुस्तकों के लेखक भी हैं। इस पॉडकास्ट में समीर से विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई, जिनमें पब्लिक स्पीकिंग और नेटवर्किंग कौशल संवारने, सवेरे जल्दी उठने के फायदों, ध्यान साधना और कम्युनिटी से जुड़ने के लाभ और हमेशा सीखते रहने की कला शामिल है। आशा है ये बातचीत आपको पसंद आएगी। समीर भाई नमस्कार एंड वेलकम टू पॉड भारती सोपान। आपको इस मंच पे लाके मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि एक तो आपसे परिचय बहुत पुराना है। हिंदी ब्लॉगिंग सर्कल में आप शुरुआती ब्लॉगर्स में रहे हैं और बहुत ही आपने धुआंधार लेखन किया है। आई थिंक आपका पेन नेम उड़न तश्तरी मुझे याद है, बड़ा ही पॉपुलर पेन नेम। बट सभी भाई, आपको उस लेखन के अलावा हम लोग ये भी जानते हैं एज ए गीतकार आपने गीत भी लिखे हैं, गीत, गजल, कविताएं। आप अखबारों के लिए भी सामयिक विषयों पर नियमित लिखते रहते हैं। और एक जो सर्कल बना था उस वक्त हिंदी ब्लॉगर्स को, बड़ा ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। मेरे ख्याल से वो प्रॉब्ली दोबारा रिक्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आप अब जो संसार बना है इंटरनेट का, वो बहुत ही अलग किस्म का है। तो पर उसके बाद जैसा आपके आपकी खुद की व्यक्तिगत एक्टिविटीज हैं, कनाडा में आप काफी सालों से रह रहे हैं और वहाँ पर आपने बिजनेस एनालिस्ट के रूप में शुरुआत की। आप बड़े बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते रहे, और अभी आप जिस रूप में चर्चित है वो शायद इस रूप में कि आप
सोसाइटी की काफ़ी मदद कर रहे हैं, लोगों की काफ़ी मदद कर रहे हैं मेंटोर के रूप में, उनके करियर में, उनको पब्लिक स्पीकिंग की तरफ लाने में। और हाल ही में आपने 2 किताबें लिखी, आपकी सबसे नई पुस्तक के बारे में अभी तुरंत हम बात करेंगे इसके बाद, लेकिन इसके पहले भी आप एक किताब मोटिवेशनल लिख चुके हैं। तो कैसे ये शुरू हुआ लेखन का दौर समीर भाई, उस बारे में थोड़ा बताइए। ब्लॉगिंग से क्या इसका कोई ताल्लुक रहा है? आप लेखन का कीड़ा आपके अंदर कैसे आया? हाँ, ये ब्लॉगिंग का ताल्लुक तो निश्चित तौर पे था, क्योंकि जब हम लोगों ने मुझे ख्याल है 2006 में हम लोगों ने ब्लॉगिंग शुरू करी थी। जी तब तो लिखने का एकदम ही नया सिलसिला था, कुछ भी लिख लेते थे, और कुछ भी वो एक तरह से बातचीत बोल के ना करके लिख लिख के कर रहे थे हम लोग, और उसको हम ब्लॉगिंग कह रहे थे उस वक्त। लेकिन उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर मिलने लग गया, और थोड़ा व्यंग का मुझे शौक शुरू से था। परसाई जी का शहर जहाँ से मैं आया हूँ, और एक बचपन में कभी मैंने शायद कोई व्यंग लिखा था स्कूल में। वो भी व्यंग क्या था कि एक मास्टर साहब थे हमारे, उनसे थोड़ी सी नाराजगी रहती थी दिल में, क्योंकि वो मारा पीटी जरा कुछ ज्यादा करते थे बच्चों के साथ में। अच्छा। तो उनका नाम लिए बगैर मैंने उन्हीं की कहानी लिख दी थी, तो वो उसको व्यंग के उसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ, और परसाई जी के हाथ से मुझे वो उस समय पुरस्कार मिला। क्या बात और है। स्कूल में आए हुए थे परसाई जी, और उन्होंने कहा कि बेटा तुम ये लिखते रहो। उसके बाद परसाई जी से मेरा संपर्क काफी रहा, और मैं सालों तक उनसे मिलता रहा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, जबलपुर में प्रैक्टिस करने लग गया। लेकिन परसाई जी मुझे हमेशा कहते रहे, क्या लिखते क्यों नहीं, लिखते क्यों नहीं, लिखा करो। मैंने कहा मुझे आता ही नहीं लिखना, मैं क्या लिखूंगा। बोले नहीं, तुम कोशिश करो लिखने की। क्या, परसाई जी चले गए, हम लोग कनाडा आ गए, और सब कुछ हो गया। और उसके बाद जब यहाँ लिखना शुरू किया, तो ऐसा लगा कि परसाई जी जो कहा करते थे, मुझे करना चाहिए था उस वक्त। क्योंकि धीरे धीरे वो व्यंग के माध्यम से लोग मुझे जानने भी लग गए कि ये व्यंगकार है। अखबारों में मुझे कॉलम मिलने लग गए। पहले तो इधर उधर छपा करते थे। पिछले मैं समझता हूँ 2016 से तो हर हर वीक में मेरा छप रहा है, सुबह सवेरे में और हिंट में। जी तो वो उससे एक स्ट्रक्चर मिल गया लिखने का। तो अब हमें ये समझ में आने लग गया कि लिखने के लिए आपको क्या क्या आवश्यक अंग हैं उसके। और जिसमें कि सबसे पहला तो ये है कि आपको पढ़ना बहुत होता है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, अच्छा बुरा कैसे भी पढ़िए, बुरा पढ़ने से भी फायदा होता है कि आपको मालूम चलता है कि बुरा कैसे लिखा जाता है। जी तो कम से कम आप उस रास्ते जाने से बचेंगे, अच्छा पढ़ने से आपको। तो मैं तो शुरू से जैसा हमेशा मेरा मानना है कि आप जब 10,000 शब्द पढ़ लेते हैं, तो आपको 1,000 शब्द लिखने की मान्यता प्राप्त होती है। वो कूपन है एक प्रकार से। तो फिर मैंने उसको अपनी आदत बनाया। पहले तो मैं हिंदी में ही कई सालों तक करता रहा। फिर और मेरी पत्नी कहती थी, इतने साल से कनाडा में रह रहे हो और तुम इंग्लिश में नहीं लिख पाते। मैंने कहा भाई, हिंदी में शुरू से लिखते आए हैं हम लोग। आज भी जब इंग्लिश बोलते हैं तो क्या होता है कि जब शुरू में आपकी जो बेसिक सोच है वो तो आपकी मातृभाषा में ही आती हाँ जी है ना। तो हम आज भी जब बोलते हैं तो हम बेसिकली ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। बस इतना हो गया कि इतने साल से प्रैक्टिस में ट्रांसलेशन की स्पीड बढ़ गई। तो आप कहते हैं हम फ्लुएंट हो गए इंग्लिश में, बट आपकी ट्रांसलेशन की स्पीड, जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है हमेशा प्रैक्टिस के साथ में। तो वही हुआ। फिर मैंने कोशिश करी, तो पहली किताब जब मैंने निकाली, स्क्रीज ऑरेंज और मंत्रा फॉर सक्सेस, वो बेसिकली सारे वो मंत्र हैं उसके अंदर। मंत्र तो क्या कहें, जो मैं फॉलो करता हूँ अपने लिए, जो डिसिप्लिन मेरा 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 मानना है कि अगर आपने अपनी सुबह सजा ली तो आपका सारा दिन सज जाएगा। अगर आप सुबह नहीं सजा पाए अपनी, और आप एकदम ऑफिस के टाइम पे 8 बजे एकदम से उठे, बिस्तर से निकले और भागना शुरू किया आपने, सारा दिन वैसे ही भागते और मिस मिस हर चीज मिस होती रहेगी। तो मेरा मेरा बहुत स्ट्रांग डिसिप्लिन मैंने अपने लिए कर लिया, और मैं सवेरे 4 बजे अपना दिन शुरू करता हूँ। मैं अभी आपसे पूछने वाला था, 5 AM क्लब वाले हैं क्या? तो हाँ आप हाँ, वो उससे भी पूरे क्लब वाला हूँ मैं। तो 4 बजे उठ के और 8 बजे तक का समय जो है वो मेरा अपना होता है। सारी दुनिया सोई होती है, कोई उस समय आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। मैं बेसमेंट में आता हूँ, 1 घंटे मेडिटेशन से शुरुआत होती है मेरी, और उसके बाद फिर आधे घंटे की एक्सरसाइज, फिर कुछ बायो हैक्स मैं करता हूँ, कोल्ड शावर वगैरह के। वो सब करने के बाद में फिर मैं अपना आधे घंटे से पौन घंटे के बीच में पढ़ता हूँ किताबें, और फिर थोड़ा बहुत लिखता हूँ उसके बाद। और जब 8 बजता है तब तक मैं सब कुछ कर चुका होता है जो मुझे करना होता है अपने लिए, और तब मैं फिर अपने दफ्तर के काम शुरू करता हूँ। और इस तरह के डिसिप्लिन से क्या होता है कि मेरा सुबेरा बहुत धीमे धीमे शुरू होता है, और उसी तरह से ऑफिस भी दिन भर उतने ही खुशहाली में गुजरता है, क्योंकि आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं कि ये नहीं हो पाया, क्योंकि आप सब कुछ कर चुके हैं सुबह सुबह। और बस उसके लिए इतना डिसिप्लिन करना पड़ता है कि आप रात में अननेसेसरी मत जागे रहें। तो वैसे भी अगर आप नॉर्मल रूटीन में लोगों को देखें तो रात उनकी बीतती है टीवी और व्हाट्सएप देखते हुए। जी तो अगर आप उससे दूरी बना पाए किसी तरह से टीवी से, तो आप 10 बजे तक फ्री हो जाते हैं। और अगर आप 10 बजे सो गए तो 4 बजे उठना बहुत बड़ी चीज़ नहीं, 6 घंटे से ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं है शरीर को।
जब खेती किया करते तब 8 घंटे समझते थे कि भाई चले अब फिजिकली आप अदरवाइज भी सोई हो कुर्सी में बैठे हुए दफ्तर में भी, टेक्निकली आपका दिमाग बस जागा है, शरीर तो आराम ही कर रहा है आपका। तो उन सब वजहों से मुझे उस डिसिप्लिन ने ये दिया कि मैं खूब पढ़ने लग गया। मेरे पीछे आप देख रहे हो लाइब्रेरी है, तो इसमें फिर हिंदी से मैं इंग्लिश की तरफ मूव किया, धीरे धीरे सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने लग गया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी अपना रूटीन लोगों को बताना चाहिए लिख के। तो उसकी जो थी इजाद वो स्क्वीज द ऑरेंज के थ्रू आई। और स्क्वीज द ऑरेंज का कॉन्सेप्ट भी फिर मैंने वहीं से लिया कि जब मैं सुबह उठता हूँ और जिस वक्त सूरज निकलता होता है तब मैं जाता हूँ बाहर और देखता हूँ तो पूरा आकाश ऑरेंज हो जाता है। तो ये नेचर आपसे कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारे लिए इतने सारे ऑरेंज लेके आया हूँ, अब तुम्हारे ऊपर है तुम इसको निचोड़ लो, एक चम्मच निचोड़ो, एक गिलास निचोड़ो, एक बाल्टी भर के निचोड़ो, खूब सारा है ऑरेंज, आप किसी को भी पनिश नहीं हो, जिसको जितना चाहिए उतना ले ले। तो नेचर आपको हर दिन मौका देता है कि आप अपने सक्सेस के लिए कितना मेहनत कर सकते हो। अब आप अगर सोते रह गए तो भी आपको पनिश नहीं करेगा, आप सोते रहिए कोई बात नहीं, वो शाम को फिर से जब डूबता रहेगा सूरज आप फिर देखिएगा पूरा ऑरेंज भरा हुआ आकाश में। तो इसका मतलब सारे लोगों ने निचोड़ लिया जिसको निचोड़ना था, उसके बाद भी इतना अबंडेंस है कि वो अभी वापस लेके जा रहा है सारा, और कल फिर लेके आएगा सवेरे। अगर आप आज नहीं निचोड़ पाए तो कल नहीं छोड़िए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं शुरू करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके मेहनत के अनुपात में ही आपको रस मिलेगा। तो अगर आप एक चम्मच निचोड़ के रह गए या संतरा ले भी लिया और आप निचोड़ ही नहीं रहे, पड़ा हुआ खराब हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो वो उस कॉन्सेप्ट पे ये किताब लिखी है और बड़ी हिट हो गई है एकदम से, पहले दिन ही 1-2 दिन के अंदर अंदर वो बेस्ट सेलर हो गई अमेजोन पे। फिर उसकी काफी कॉपियां बिकने लग गई। उसके बाद फिर मुझे स्पीकिंग असाइनमेंट मिलने लग गए, तो वहां से वो पब्लिक स्पीकिंग का सिलसिला। कि एक राह से कितनी राहें और निकल बिल्कुल आई बिल्कुल कई राहें निकल जाती हैं। और आपने ये बड़ा ही सही बात कही समीर कि आपने एक स्ट्रक्चर दिया इसको लिखने के अभ्यास, प्लस आपके जो खुद के रीडिंग हैबिट्स वगैरह इंकलकेट करने के लिए आपने समय निकाला। हमारे ग्रुप के अनूप शुक्ल आप ही की तरह व्यंग्य लिखते थे शुरू से, हाँ। और कभी भी फॉर्मल ऑथर नहीं रहे, लेकिन परसाई जी के वो भी बहुत बड़े फैन रहे हैं और खूब पढ़ा है उन लोगों को भी, जबरदस्त पढ़ते हैं। और आज देखिए वो कितनी किताबें हो गई, पब्लिश कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी सीख है कि आप पब्लिशर बनना चाहते हो या ना हो, अगर आप फॉर्मल लेखन की तरफ जाते हो, और मेरे ख्याल से वो आपकी ऑफिशियल लेखन में भी काम देता होगा, जिस तरह से आप ऑफिस में लिखते हैं narratives वगैरह। बिल्कुल। क्या होता है कि द वे यू डू वन थिंग यू डू एवरीथिंग। तो अगर आपने एक स्ट्रक्चर में रहना सीख लिया, और अगर आपने ये सीख लिया कि ये लर्निंग टू लर्न एंड लर्निंग टू अनलर्न, अगर ये चीज आपको आ गई दोनों चीजें, तो आपकी जो सफलता है उसको कोई रोक नहीं सकता कहीं पे भी। अच्छा, सफलता के भी अपने अलग अलग मायने हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि आप कहीं के सीईओ हो तो ही आप सफल होंगे। आप जो भी करना चाह रहे थे वो अगर आपने कर लिया तो आप सफल हैं, है ना। तो जैसे कि मैं फिर इतने सालों के दौरान कनाडा में रहते हुए मैं यहाँ आया, तो यहाँ पे एक पता चला कि आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं करते हम, आपका एक्सपीरियंस हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो आपको फिर से जीरो से शुरू करना था। तो या तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता उस समय और कहता यार ये क्या हो गया, इतने साल की प्रैक्टिस इंडिया से करके आ रहे हैं और इतना बड़ा प्रोफेशन इंडिया का, और आप यहाँ आके जीरो हो गए फिर से। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाता और मैं कहता मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ, दूसरा था कि मैं फिर से रीस्टार्ट करूँ अपनी जर्नी। तो मैंने दूसरा ऑप्शन लिया, मैंने कहा रीस्टार्ट करते हैं फिर से जर्नी। आपका एक्सपीरियंस कहीं वेस्ट नहीं जाता, आपकी पढ़ाई कहीं वेस्ट नहीं जाती, वो फिर काम आते ही आती है फिर से। तो ये वैसा ही है जैसे ओलंपिक आप दौड़ते हो या कहीं पे भी आप रेस दौड़ रहे हो, आप अपने आप को पीछे खींचते हो पहले, फिर जिस तरह से धनुष को आपको दूर मारना उतना पीछे खींचना पड़ता है उसको। तो वैसे ही मैंने लिया और मैं फिर से जर्नी शुरू करी अपनी। लेकिन जब 8-9 साल बीत गए और जहां से मैंने जर्नी शुरू की थी उससे डायल थोड़ा सा ही घूमा आगे, घूमा जरूर आगे, लेकिन जैसा घूमना चाहिए था वैसा घूमा नहीं जैसे मेरी इच्छा थी। तो 9-10 साल बाद मैंने रियलाइज किया, एक दिन मैं बैठा और मैं सोचने लगा कि मैं हिंदुस्तान में जब इतना ज्यादा पॉपुलर था और इतना सक्सेसफुल था कम उम्र में, यहाँ क्यों नहीं मैं सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ। तब मैंने रियलाइज किया, उन दोनों को कंपेयर करते हुए, तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान में मैं लोगों को जानता था, मैं लोगों से बहुत बातचीत करता था। यहाँ पे मैंने लोगों को जानना बंद कर दिया, यहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ काम पे अपने। तो सिर्फ काम पे मेहनत करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। काम पे मेहनत तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ नेटवर्किंग कितनी ज्यादा जरूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मंडूक बन के नहीं रह सकते, आपको अपना दायरा बढ़ाना है बिल्कुल लोगों के साथ। बिल्कुल। तब मैंने इस बारे में थोड़ा बातचीत बढ़ाने से पहले सभी बार एक बात पूछते हैं, आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, अगर आपको 2 या 3 कोई आपकी मनपसंद किताब सजेस्ट करनी हो तो वो कौन सी होगी? अगर मुझसे आप 3-4 इंग्लिश की किताबों के बारे में बात करेंगे और जिसको कि मैं लगातार पढ़ता हूँ और बार बार पढ़ता हूँ, तो उसमें जो सबसे टॉप पे है वो है थिंक एंड ग्रो रिच।
है ना। थिंक एंड ग्रो रिच जो किताब है नेपोलियन हिल की, उसको आप जितनी बार भी पढ़ेंगे एक नया मीनिंग होता है उसका, एक नया मीनिंग होता है लाइफ का कि व्हाट इज सक्सेस। उसके बाद जो दूसरी मेरी प्रिय किताब है जिसको कि मैं अपने हर जन्मदिन पे जरूर पढ़ता हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाँ, है ना। Dale वो Carnegie। किताब, हाँ वो किताब भी डेल कार्नेगी की है, इतनी जबरदस्त है आपसी संबंधों को बनाने के लिए और नेटवर्किंग के लिए, और कैसे लोगों को समझें, कैसे बातचीत करें, एम्पैथी क्या होती है, सिंपैथी क्या होती है, इन सब चीज़ों के लिए वो पूरी बाइबल है अपने आप में। और उससे आदमी को लाइफ में कभी हटना नहीं चाहिए, डिगना नहीं चाहिए। अगर आप भूल जाओ 1 साल में कॉन्सेप्ट उसके, आप फिर से पढ़िए। अब मैं जब जब मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ उसको कि मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो 2-3 घंटे मेरी किताब पूरी हो भी जाती है वो। और उसके बाद अगर आप कोई दूसरी किताब समझें तो एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की। जी। वो भी बड़ी एक धुआंधार बदल के किताब है, जी छोटी छोटी जी। टाइनी हैबिट्स कैसे आपको अंतर करती हैं। और वही मैंने अपने अंदर की है, छोटी छोटी टाइनी हैबिट्स बदलने वाला हाँ, बहुत। और एक और किताब है एसेंशियलिज्म। अच्छा। एसेंशियलिज्म किताब जरूर जरूर पढ़ना चाहिए किसी को भी, ग्रेग मैकेवन की है वो किताब। एंड मुझे लगता है कि वो भी आपको ये देती है समझ की क्या चीज़ जरूरी है करना। हम लोग इतनी बेफिक्र की चीज़ों में उलझे रहते हैं। और उसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको कि जी। मैं जब मैं विपासना बड़े रेगुलरली जाता हूँ मेडिटेशन के लिए, क्योंकि वो मुझे अपने आप के आत्म मंथन के लिए बहुत समय देती है। तो मेरा हर साल लोग छुट्टियों में जाते हैं पहाड़ों पे घूमने यहाँ वहाँ, मैं जाता हूँ अपना विपासना करने के लिए। हर साल 10 दिन पे मैं जाता हूँ वहाँ पे, जी। और वहाँ मैं वॉलंटियर भी करता हूँ और काफ़ी उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो यहीं पे टोरंटो में है उनका विपासना सेंटर, यहाँ बेरी में, हमारे घर से करीबन 100 किलोमीटर दूर। तो जब मैं वहाँ पहली बार गया तो जैसे ही आप पहुंचते हो तो आपका फोन और पर्स और सब कुछ उनके पास जमा कर देना होता है आपको। और अच्छा। उसके से 10 दिन तक आप नोबल साइलेंस में रहते हैं। और उस नोबल साइलेंस में अगर आप कायदे से कर रहे हैं तो आपको किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं करना है, क्योंकि वो गेस्चर से बातचीत करना हो जाता है। तो आप पूरे समय, एक तो जब भी आप चल रहे हैं तो नीचे देख के चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो दीवार की तरफ देख के खाना खा रहे हैं। और पूरा मौन व्रत पूरे की 10 दिन आप तरह किसी से बातचीत नहीं करते, पूरा मौन में रहते हैं आप। ओ। और सवेरे 4:30 से आपकी शुरू होती है साधना और रात में 9 बजे तक चलती है वो। तो सवेरे 4:30 से 6 बजे तक, फिर 6 बजे आप नाश्ता करने आते हो, फिर 6 के बाद 11 बजे आप खाना खाने आते हो। उस बीच में सब समय साधना चल रही है आपके। 11 बजे आप खाना खाने आए, 11:30 वो आखिरी फूड है आपका, लास्ट मील होता है 11 बजे का। उसके बाद से आप खाना नहीं खाते हो। जब सेकंड टाइम से आते हो तो शाम को फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खा सकते आप सिर्फ आप लाइम जूस लेना चाहो तो लाइम जूस ले लो, लेकिन हम लोग कितनी आदत पड़ गई है कि हमें शाम को लाइम जूस भी नहीं चाहिए। और 9 बजे रात तक आपकी साधना चलती रहती है। उसके बाद भी आप जब कमरे में लौट के आते हो अपने रेजिडेंसेस में, तो भी कायदे से आप, जब तक नींद नहीं आ रही तो आपको अपने सांसों पे ही ध्यान रखना है और अपने साधना में ही रहना है। तो पूरे 10 दिन में आप अपने जीवन की सारी यात्राएं करते हो उसमें। आप अपने अंदर इतना ज्यादा उतरते हो, उसके मेथड्स होते हैं लेकिन आप इतना ज्यादा उतरते हो कि मैं तो अपने 4 साल 5 साल का रहा हूँ मैं, तब हम एक छोटी सी जगह, कोटा डैम थी राजस्थान में। मेरे फादर वहाँ डैम पे थे, तो हमारे पास गाय और मुर्गी और ये सब होती थी घर में। तो जी। गाय के सामने ही मैं पैदा हुआ, गाय के सामने ही मैं उस मतलब लगभग बड़ा हुआ उसके सामने, छोटे से छुटपन से। तो गाय मुझे बहुत मानती थी, तो मैं उसकी पूंछ पकड़ के लटक जाऊं या सीधे उसका थन से दूध पी लूं या उसके पीठ पे बैठ जाऊं, जी। कभी कुछ नहीं कहते थे। तो जब फादर का ट्रांसफर हो गया तो उसको हमने एक पहचान वालों को दे दिया, 1 महीने पहले ही दे दिया कि आप इसको ले जाओ। उनका हमारे पास मैसेज आया कि साहब वो गाय दूध नहीं दे रही है, भूरी गान था। तो मैं और मेरी मदर मुझको लेके गई उनके घर कि चलो चल के देख के आते हैं क्यों नहीं दूध दे रही। तो वहां गए तो वो लिटरली रो रही थी आंसू से मुझको देख के। और फिर मेरी मदर ने कहा, बेटा ये भी अपने ही लोग हैं और उनको तुम दूध दो", और वो तुरंत दूध देना शुरू कर दिया। और उसके बाद हम लोग ट्रांसफर हो गए, भूल भाल गए। इस 50 साल की जर्नी में मुझे कभी भी उसकी याद नहीं आई। लेकिन आप ये सोचो कि उसका कितना इम्प्रिंट था मेरे उसमें, कि जब मैं साधना में बैठा, तीसरा चौथा दिन था, और वो आई भूरी मेरे पास और आके मेरा गाल चाटने लग गई। और मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि सब आंसुओं से पूरा एकदम मतलब रोने लग गया मैं उस समय। तो ऐसे ऐसे सारे घटनाक्रम जीवन के आपके सामने वापस आते हैं। और कई सारे घटनाक्रम ऐसे होते हैं जो हम ग्रजेस लेके चल रहे हैं कि एक दिन मैं देखूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, जब मौका आएगा तो मैं भी इससे निपट लूंगा। जी। जी। आप उन सारे घटनाक्रमों में जाते हो वापस, और आप देखते हो कि अगर तुम इसको ऐसा ना करके ऐसा करते तो ये होता ही नहीं। उसकी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है, जस्ट बिकॉज यू डिड इट लाइक दिस। तो आपको एक एनालिसिस का मौका मिलता है और फिर आप उसको जाने देते हो कि चलो छोड़ो, मैं क्यों ग्रज लेके बैठा हूँ। और आपके स्पायरल्स खुलते बॉडी के अंदर के सारे। और जब 10वां दिन आता है तो आपको ऐसा लगता है आप पूरी तरह से खाली हो गए। अब कोई ग्रजेस नहीं है, अब किसी के प्रति कोई, सबके लिए आप भला ही सोच रहे हो। और सब कुछ आपके शरीर से निकल गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड से भी निकल गया। और फिर 10वें दिन वो कहते हैं अब आप सबसे यहाँ बातचीत करिए, क्योंकि अगर आप सीधे गाड़ी लेके निकल गए घर तो आप कहीं एक्सीडेंट कर लो, क्योंकि आपकी आदत ही छूट गई आवाज़ें सुनने की।
तो फिर आपको गाड़ी उड़ी आपकी एक दिन पूरी आप बातचीत करते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस वगैरह दे सुनते हो, वहाँ पे किसने क्या फील किया, और फिर 11वें दिन आप निकलते हो और पूरा जंगल में है, वो पूरे वुड्स है। तो आप जब एक एक घंटे बाद आप 5-5 मिनट के लिए आप टहलने निकलते हो, तो वो टहलने में भी आप जंगलों में घूमते हो, तो वहाँ पे भी जो गिलहरी उलहरी होती है, ऐसा लगता है सामने में ही बैठी है वो सब, ना कोई हल्ला करती है ना कुछ करती है, सब बहुत सुंदर जगह है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हर बार मैं जाता हूँ वहाँ पे। इस साल मैं 20 दिन के लिए जाना चाहता था, लेकिन वो अभी मेरा एक 10 दिन का वॉलंटियर का एक्सपीरियंस बाकी है, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। बट जल्दी मैं जाऊंगा 20 दिन 30 दिन वाले में भी। वो मेरे जीवन के साथ जुड़ गया है। तो अब ऐसा हो गया कि अब मैं नॉर्मल लाइफ में भी 4 बजे सवेरे से उठता हूँ, और वही सवेरे नाश्ता और दोपहर में खाना, 4 घंटे की गैप में जो कुछ करना होता है मैं करता हूँ। 10 बजे सुबह नाश्ता करता हूँ, 2 बजे खाना खाता हूँ, बस क्या वो हो गया मेरा लास्ट मील। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाता पीता। उससे 3-4 चीजें हुई। एक तो मेरा डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग हो गया, जो भी मैं करना चाहता हूँ मैं कर जाता हूँ। दूसरा, हेल्थ अच्छी रहने लग गई। उसके पहले काफी गड़बड़ कर लिया था अपने साथ में, 260 पाउंड तक पहुंच गया था मैं अपना वजन। उसको घटा के मैं 180 पाउंड पे ले आया वापस। तो और उसके कारण मैं अंदर से बड़ा हैप्पी फील करने लग गया। फोन मैं 9 बजे अपना बंद कर देता हूँ, उसके बाद से मैं कुछ भी नहीं देखता। फोन सवेरे 8 बजे ही चालू होता है उसके बाद। तो उससे मेरी नींद अच्छी होने लग गई। और व्हाट्सअप वगैरह तो बीच में मैं 6 महीने बिना व्हाट्सअप के रहा। तो सब लोग कहने लगे, यार किस तरह के आदमी हो? तुम्हारे पास हजारों लोग होते थे व्हाट्सएप पे, तुमने बंद किया तो बंद ही कर दिया पूरे से, और मुझे जरूरत ही नहीं रहा। डिजिटल एब्सटिनेंस जैसी बात है कि उसको मैं इतना डिफिकल्ट है। हम वेरी डिफिकल्ट नाउ आज की दुनिया में, उसको मैं डिजिटल डिजिटल डिटॉक्स कहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अब आपको, चूंकि अब मेरा फील्ड ऐसा हो गया कि मैं मेंटरशिप में हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग में हूँ, मैं पब्लिक डोमेन में हूँ पॉलिटिकली, तो आप बिल्कुल से ऑफ नहीं हो सकते। तो मैंने उसका मेथड दूसरा चुन लिया कि मैं लिंक्डइन वगैरह पे थोड़ा सा एक्टिव हो गया। क्योंकि वो मुझे मेरे बिजनेस में सपोर्ट करता है, मेरे वेंचर्स में सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली जहाँ पे आपको डिजिटलाइजेशन की जरूरत है, वहाँ आप निश्चित तौर पे करिए, और जितनी ज़्यादा करना है उतना ज़्यादा करिए, लेकिन उसको आप अब्यूज़ मत करिए। जो हम व्हाट्सएप पे कर रहे हैं वो हम अब्यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब 10 दिन बाद उन्होंने मुझे फ़ोन वापस किया और मैंने उसको खोला ही नहीं, मैं घर आके मैंने खोला उसको और देख रहा हूँ तो वही व्हाट्सएप मैसेजेस, मोदी ये, राहुल गांधी वो, कुछ भी नहीं बदला इस 10 दिन में, ना कोई मरा ना कुछ किया, लेकिन मैं हर क्या चेक करता था हर 5-5 मिनट में। जी। तो फिर मैंने सीख लिया कि 5-5 मिनट में हम बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को, जो चेक करते हैं व्हाट्सएप। अगर हम सजा होता है। हाँ, और अगर मुझे ऐसा लगता है शायद आपने, जी, हाँ, अरे आपने जो कहा कि मुझे ऐसा ऐसा सार जो समझ में आया कि ये जो एक तरह से एक उदारता आपके अंदर ये विपस्यना के माध्यम से आई और इसने एक तरह से आपके बैरियर्स तोड़ दिए। यानी डिड इट हेल्प यू इन द नेटवर्किंग एस्पेक्ट एंड डिफरेंट आपको मदद। हाँ, क्योंकि मुझे पहले मैं समझता था कि जब मैं लोगों ने कहा, लोग कहते थे कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे हो क्या? इंडिया में तो पॉलिटिक्स में भी थे, इसमें मैं सोचता था ये लोग मुझे क्यों लेंगे पॉलिटिक्स में, मुझे क्यों कोई वोट देगा, मुझे कोई क्यों कोई पद देगा। लेकिन वो सब मेरी धारणाएं थी, मैं सोचता था ऐसा। जैसे ही मैंने अपनी धारणाएं तोड़ी और मैं यहाँ के पॉलिटिकल लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तो पहली मेरी मुलाकात यहाँ पे जो एक एमपीपी की चुनाव लड़ रहे थे, जिसको अपने यहाँ विधायक कहते हैं, तो उसका जो चुनाव लड़ रहे थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा मैं आपके चुनाव में आपको मदद करना चाहता हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को बुलाऊंगा, आपको घर पे मेरे आइए, उनसे मुलाकात करवाता हूँ, और मेरे कहने पर वो लोग आपको वोट देंगे निश्चित तौर पर। वो आए हमारे घर पे, हमने उनको लॉन्च किया। उसके बाद जब उससे बातचीत होने लग गई तो धीरे धीरे दोस्ती हो गई। फिर मैं उसका मेन आदमी बन गया उनके साथ चुनाव में घूमने फिरने के लिए। तो उनके चुनाव में वो जीत गए, और जीत नहीं, वो मिनिस्टर बन गए यहाँ के, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। अच्छा, जब आप मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस आपके घर में आ रहा जा रहा है रोज, तो लोगों की भी देखने की धारणा बदल जाती है। हाँ, और फिर फिर मैं खुल गया, मुझे मालूम चल गया कि इन लोगों से कैसे दोस्ती करनी है। तो आज की डेट में हमारा जो मुख्यमंत्री, जिसको प्रीमियर कहते हैं यहाँ पे, वो सारे मिनिस्टर सब मेरे दोस्त हैं। उनके बीच में मेरा उठना बैठना है। मैं कंजर्वेटिव पार्टी का मुख्य मतलब मेन विचारधारा में उनके मैं शामिल हो गया हूँ। और जो हमारे यहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी है, लास्ट टाइम जब उनका लोकसभा का चुनाव था, यहाँ का जो फेडरल इलेक्शन होता है, उसमें मैं कैंडिडेट नॉमिनेशन कमेटी को चेयर कर रहा था। वाह। तो आप जब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब आपको मालूम चलता है कि नहीं, ये लोग आपको एक्सेप्ट करने के तैयार है, आप नहीं एक्सेप्ट होना चाहते उनके पास में। हाँ। फिर जब मैं उनके सीएफओ के लिए चुनाव लड़ा, जो उनका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, उसके लिए मैं जब चुनाव लड़ा, तो सारे के सारे वोट मुझे मिले। लोग चाहते थे मैं बनूं सीएफओ। तो आज जो आप किसी पार्टी के आप फंड हैंडल कर रहे हो पूरे के पूरे, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, और आपको उन्होंने अलग किया, जबकि आप वाइट नहीं है तो भी। तो यहाँ पे ये सिर्फ हम सोचते हैं कि वाइट, ब्राउन, ग्रीन, ये सब कलर अपनी जगह पे हैं,
ह्यूमैनिटी इज ऑन द टॉप। तो अगर हम ये मान के चलें कि जो कुछ भी हम करते हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए कर रहे हैं, नहीं इंडियन के लिए नहीं कर रहे हैं, एशियंस के लिए नहीं कर रहे हैं या कैनेडियंस के लिए नहीं कर रहे हैं, तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं वहां से। ह्यूमन कम्स फर्स्ट। और यही वजह बनी मेरी, जो मैं मेंटरशिप करता हूँ, जो मैं मदद करता हूँ लोगों की। मैंने 2020 के पहले भी, जब कोविड आया उसके पहले भी मैं लोगों से मिला करता था और बातचीत किया करता था। जो नए लोग आते थे उनको प्रोत्साहित करता था कि कैसे यहाँ पे स्टैब्लिश होते, अपनी कहानी बताता था उनको, देखो मैं आया, मैं भी जीरो से शुरू किया, आज मैं कहाँ पहुंच गया, तुम भी जीरो से शुरू कर रहे हो, हम लोग सब एक उसी पोर्ट पे आते हैं, उसी प्लेन से आते हैं, और सेम एक्सक्यूज सुनते हैं कि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन कनाडा में। अब आप उसको कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये यात्रा की जा सकती है। जो चीज़ें मैंने 10 साल में सीखी जाके, नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, मैं आज आपको बता रहा हूँ नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट, तो आप वो 10 साल मत वेट करो, पॉइंट जीरो से तुम शुरू कर सकते हो वो चीज़। तो उससे लोगों को फायदा होना शुरू हुआ। 2020 में जैसे ही कोविड आया, सब लोग पैक हो गए अपने अपने घरों में। तब मुझे लगा कि ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं या जो नए लोग आ रहे हैं, इनको अब कौन मदद करेगा। लिंक्डइन पे वो सबको भेजते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, कि कोई जानता नहीं है आपको, और नए लोगों से कुछ मिलना नहीं, इसलिए कोई आपसे बातचीत करना नहीं चाहता। 100 में से 1-2 लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो भी सिर्फ ऐड कर लेते हैं आपको, और उसके आगे बातचीत नहीं करते। तो मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, मैं इन नए बच्चों को, नए लोगों को जो आ रहे हैं, उनको मैं न सिर्फ उनके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा, बल्कि वो आपकी पोजीशन वगैरह देख के ना फिर शर्माते हैं आपसे बात करने में कि इनसे कैसे टाइम लें। तो मैं उल्टा उनको लिखा करूंगा, क्या कुछ मदद की जरूरत हो, मैं इससे बात करना चाहते हो। खुद ही पहल की उन तक पहुंचने की। अच्छा, उससे क्या हुआ कि एकाएक मेरा नाम सारी यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे बच्चों के बीच में जाने लग गया कि यार ये बंदा है जो न सिर्फ तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, बल्कि बातचीत भी करता है और आपको बताता है क्या करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में, कैसे सक्सेसफुल होना है। तो सारे बच्चों के बीच में नाम फैलने लग गया यूनिवर्सिटीज में। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल से हर रोज कोई ना कोई बुकिंग, हैमिल्टन में यहाँ पे एक मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, वहां से बुकिंग। तो धीरे धीरे वो रिपल इफेक्ट हुआ कि पहले साल में ही मैं 300 से ज्यादा बच्चों से फोन पे बातचीत करी मैंने, और लाइन बातचीत करी। फिर उसी में से एक बच्चा था, वो निकल के आया, बोले समीर आप बहुत बिजी होते जा रहे हो इस पे, आप इसको स्ट्रक्चर्ड कर लो, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो वो मेरा को फाउंडर बना और हमने एक कंपनी शुरू करी, कम्युनिटी कनाडा। इस कंपनी का मेरा मिशन जो था कि अकेले मैंने शुरू करी, अब आकाश मेरे साथ आया, जुड़ा। तो मैंने आकाश से बोला इस कंपनी में एक काम ही जो होना चाहिए, ना तो हम किसी को से पैसा लेंगे क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, प्रोडक्ट नहीं है वो, और ना ही हम किसी को पैसा देंगे। जो भी पैशनेट है टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, वो हमारे साथ ज्वाइन करेगा, और हम फ्री में सब कुछ काम करेंगे, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ही एग्रीड, एंड फिर हमने अपने अपने कैलेंडर बनाए, उसमें कैलेंडर खोल दिए। मैं अपना हर सैटरडे संडे को मेरा 3-3 घंटे के लिए स्लॉट खुले रहते हैं, तो आधे आधे घंटे के 6 बच्चों से मैं मुलाकात करता हूँ, सैटरडे को 6 बच्चों से संडे को। अब तक हमने हजारों बच्चों मेंटर किया है, और हमारे अब उसमें 30 से ज्यादा मेंटर्स हैं। उसमें हमारे पास कम्युनिटी एम्बेसडर्स हैं, जैसे ईरान से कोई आता है वो सबसे पहले किसी ईरानी से बात करना चाहता है, जी जी। तो हमने इस ढंग से ईरान का हमारे पास कम्युनिटी एम्बेसडर है, हमारे पास सीरिया का कम्युनिटी एम्बेसडर है। अब यूक्रेन से बहुत लोग आ रहे हैं, तो हम एक यूक्रेन वाले को अभी ऑन बोर्ड कर रहे हैं इसमें। तो आप किस तरह की मदद करते हैं, या इन टर्म्स ऑफ कोर्स चॉइसेस की सेटल होने के लिए, या अपनी हर तरह की मदद करते हैं। तो अच्छा। पहली चीज तो उनको कोई चाहिए बातचीत करने के लिए, जो उनकी दुविधाओं को सुने और उन उसको और कुछ निराकरण करे, कुछ उसमें उनको फायदा मिले। तो क्या होता है कि जब मैं उनको अपनी स्टोरी बताता हूँ, तो उनको एक होप जगती है कि अरे ये भी मेरे जैसे ही आए थे। तो मैं अपनी पूरी स्टोरी, मैंने क्या क्या किया, कैसे, उसके बाद उनके हम लोग रिज्यूमे वगैरह मांगते हैं, उनसे उनसे पूछते हैं क्या जानते हो। उसने बताएंगे मुझे बिजनेस एनालिस्ट बनना है, सपोज करिए, और उसने बताएंगे मुझे ये आता है, ये आता है। उनने तुमने एक्सेल तो बताया ही नहीं, तुमको एक्सेल आता है कि नहीं आता, तुमको डॉक्यूमेंटेशन करना। तो हम स्किल गैप उनके जो होते हैं उसको असेस करते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि ये कोर्सेज कर लो। और नॉर्मली हम उनको फ्री कोर्सेज ही, क्योंकि आजकल इंटरनेट की दुनिया में पे करके अगर कोई कोर्स कर रहा है तो बेवकूफ़ी कर रहा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, आप बस ढूंढने की कला आनी चाहिए आपको। तो हमने काफ़ी सारे लिंक इकट्ठे कर रखे हैं कि टैबलो कहाँ से सीखो, एक्सेल कहाँ से सीखो, पावर बीआई कहाँ से सीखो। ये सारी चीज़ें हम उनको फिर देते हैं, उनके गैप्स फिलअप कराते हैं, फिर उनसे बोलते हैं कि हमसे फिर से मिलो। तो कई बार हमारा 6 वीक्स का प्रोग्राम होता है, कई बार 6 महीने का प्रोग्राम होता है। लेकिन चूंकि इतने बच्चे मिलना चाहते हैं, तो हर एक के साथ में हर समय हम नहीं हो सकते, तो हम एक बार करने के बाद में फिर हमारे जो दूसरे मेंटर्स हैं उनके पास उनको ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि मेन मेंटर, मेरा काम अधिकतर मोटिवेशनल है। फिर बाकी जो उसका स्ट्रक्चरल है कि तुम्हारा रिज्यूमे ठीक करेंगे, तुमको इंटरव्यू टेक्निक सिखाएंगे, हर इंटरव्यू में क्वेश्चन आना ही है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसका क्या जवाब देना है तुमको, वो सारी चीज़ें फिर हमारा जो अलग ग्रुप ऑफ मेंटर्स हैं वो लोग करते हैं उसके ऊपर। बट मैं फर्स्ट मीटिंग नॉर्मली मैं और आकाश इन लोगों से होती है, अधिकतर लोगों की,
और बहुत बढ़िया चल रहा है ये कार्यक्रम। तो अब मुझे लगने लगा है कि एक एक करके बातचीत करता हूँ तो कितने लोगों तक पहुंच पाऊंगा मैं। साल भर में अगर मैंने छः छः हर वीक में मैंने लोगों से मिला भी अगर हर वीकेंड पे, तो एक नंबर तो सीमित है नंबर। तो अब हम लोग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में यहाँ पे सेमिनार करने लग गए हैं। वहाँ जाते हैं और वहाँ पे एक एक बार में हम 300 500 बच्चों को एड्रेस कर पाते हैं। तो उससे क्या होने लगा कि उसका बड़ी तेजी से उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो बहुत अब वाइडर मेरा, रीच हो गए। हाँ, तो अब मेरा वो 3 3 घंटे का जो क्लास वो तो नहीं बंद किया मैंने, लेकिन वीकडेज की शाम में जैसे मैं फ्री रहता हूँ या वीकेंड की शाम में जब फ्री रहता हूँ और कहीं पे सेमिनार है तो मैं डेफिनेटली जाके वहाँ पे बातचीत करता हूँ बच्चों से, और उनको हम लोग पूरा मेथड्स देते हैं और स्पीच से वो लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं। तो वो एक अच्छा काम है। उससे बड़ा फुलफिलमेंट रहता है दिमाग में कि कितने बच्चों को हमने मदद करी। और जब उनकी नौकरी लगती है ना तो वो आते हैं वापस बताने के लिए कि अरे हमारी नौकरी लग गई सर। तब हम उनसे कहते हैं अच्छा अब नौकरी लग गई ना, नाउ स्टार्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी, कम एंड जॉइन अस। एंड दैट इज हाउ वी हैव ग्रोन अप टू दिस। एंड माय पॉइंट इज कि भी यहाँ पे 1 मिलियन बच्चे बैठे हुए हैं जो कि नौकरी की तलाश में हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आए थे। उन तक मैं कैसे पहुंचूं? तो उसके लिए मुझे यहाँ मेंटर्स की खूब सारी जरूरत है। तो जिन जिन की भी नौकरी लगती जा रही है, मेरा 2025 का विजन है कि 100 से ऊपर हमारे पास मेंटर हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मदद कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय में सेमिनार कर पाएँ। तो शायद मैं फुल टाइम सेमिनार में शिफ्ट हो जाऊँगा अगले साल से। 101 की लिमिटेशन कर देंगे, थोड़ा सा कम कर लेंगे उसको। ज़्यादा कोशिश होगी कि अधिकतर ग्रुप के पास पहुँचे, हम लोग बातचीत करें। देखते हैं कहाँ तक जाती है बात, लेकिन अब चल रहा है, बढ़िया स्ट्रक्चर है, वेबसाइट वगैरह भी रीवैम्प हो रही है। लेकिन वो मिशन वहीं के वहीं है कि पैसे किसी से नहीं दिए जाएंगे, पैसे किसी को दिए नहीं जाएंगे। नहीं, बहुत ही बढ़िया हाँ। कथन है समीर भाई। थोड़ी सी बात करते हैं आपकी नवीनतम किताब जो आपने अभी हाल ही में रिलीज करी है, 360 डिग्री कनेक्शंस, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ। कल ही आओ ये वापस मेरे पास, वाह, अभी यही प्रिंट हो गया अमेजोन से। बहुत ही सुंदर इसका कवर है। इसके हाँ। बारे में समीर भाई कुछ बताइए कि आपने अभी खुद ही नेटवर्किंग के बारे में बात की, आपने बताया कि इससे आपके पहुंच का दायरा कितना सुंदर बढ़ा है और हाँ। आप लोगों तक मदद कर पाए। लेकिन मदद की बात एक अलग बात है, नेटवर्किंग का बहुत महत्व है जॉब सर्कल में भी, कि आप अपनी पहुंच कैसे बढ़ाएं। कई लोग बिल्कुल। शिकायत करते हैं कि मुझे जॉब में ग्रोथ नहीं मिल रही है, और बहुत लोग स्वभाव से भी जरूरी नहीं कि एक्सट्रोवर्ट हो, और उनके लिए नेटवर्किंग या लोगों तक पहुंचना स्वभावगत रूप से स्वाभाविक हो। तो जो लोग इस तरह से थोड़े बहुत मान लीजिए इंट्रोवर्ट्स हैं, या जो ये सोचते हैं कि मैं लोगों तक पहुंच नहीं सकता या कैसे बात करूं, आप खुद भी बता रहे थे बहुत लोग आपको अप्रोच करने के लिए झिझकते थे। तो इस किताब का थोड़ा निचोड़ बताइए सभी कि कैसे नेटवर्किंग का प्रॉपर यूज किया जाए फॉर आवर ओन ग्रोथ। देखिए नेटवर्किंग भी ना जैसे कि और कोई स्किल होती है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग है या आप मैथ्स की स्किल है, ये सब सीखी जा सकती है और इसमें मेथड्स होते हैं कि हाँ इस ढंग से करो तो ये हो जाएगा। तो जो नेटवर्किंग है वो भी एक स्किल है। तो उसको आप बॉन्ड नेटवर्कर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि बॉन्ड नेटवर्क है। बॉन्ड जी ये हो सकता है कि आपको ज्यादा मजा आता हो लोगों से बातचीत करने में, जी और आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको नहीं मजा आता आप अकेले में। लेकिन इंट्रोवर्ट डज नॉट मीन कि आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते, जी है ना। आप जी, अपने परिवार, इंट्रोवर्ट भी अपने परिवार से तो बातचीत करता है, उसके भी अपने दोस्त होते हैं, उनसे बातचीत करता है। बिल्कुल। वो ओवरऑल पब्लिक में नहीं खुलता जाके कि मतलब एकदम से खुल के बातचीत कर रहे। लेकिन वो क्या है, उसका खुद का बनाया हुआ बैरियर है, उसको ब्रेक कर सकता है कभी भी इंट्रोवर्ट भी। तो जी जैसा कि मेरा मानना है कि लोग कहते हैं नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज असेंशियल। नेटवर्किंग इज लाइफ लाइन फॉर योर कैरियर। वो कैरियर किसी भी फील्ड में हो, आपका पर्सनल लाइफ हो चाहे वो, इसीलिए वो जो मैंने आपको किताब बताई हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो किताब भी बहुत जबरदस्त किताब है। और एक और किताब है नेवर ईट योर लंच अलोन। तो और कनाडा जैसी जगह में तो और फायदा है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप किसी से लंच पे जाते हो तो आप अपना बिल पे करते हो, वो अपना बिल पे करता है। तो फिर क्यों जी अकेले जाना? हर समय किसी को इनवाइट कर लो साथ में, यार आओ चलो खाना खाने चलते हैं, लंच पे जा ही रहे हैं ऑफिस में, किसी एक को साथ में लेते हैं, उससे बातचीत करो। अच्छा, बातचीत करने में क्या है कि उसका एक मेथड होता है कम्युनिकेशन का, बी ए गुड लिसनर रादर देन जस्ट स्पीकिंग। अच्छा, किसी भी इंसान की जब आप बातचीत सुनोगे ना तो घंटों सुना सकता है आपको बातचीत, लेकिन अगर आप अपनी सुनाओगे तो जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहेगा वहां पे। तो आप उसकी सुनिए बैठ के, उससे पूछिए, एक क्वेश्चन पूछिए और उसको बोलने दीजिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। लेकिन बी अटेंटिव पूरे समय, ऐसा ना लगे कि आप चुप होकर दूसरी तरफ देख रहे हैं। बी अटेंटिव, नोट करिए उसको, आप उसके बीच बीच में फीडबैक्स दीजिए एंड बिकम ए गुड लिसनर। वंस यू मास्टर दैट कम्युनिकेशन स्किल, तो आपको एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ कि आपकी लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एक कार्ला हैरिस बड़ी अच्छी पब्लिक स्पीकर है, उसका कोट है कि
आपके लाइफ में इसको कहती है रिलेशनशिप करेंसी, इट इज ए करेंसी बेसिकली। और आपके जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण वो होंगे डिसीजंस, जैसे कि आपकी नौकरी लगना, आपकी सैलरी बढ़ना, आपका प्रमोशन होना, आपको बोनस मिलना, ये सब उस कमरे में होंगे जहां आप नहीं हो। कोई और डिसाइड करता है ये सारी चीज, कितनी सैलरी इसको देना है, कि बोनस देना है कि नहीं देना है, इसको प्रमोट करना है कि। उस कमरे के अंदर अगर आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है तो आपका क्या होने वाला, कुछ नहीं। तो आपको इसलिए नेटवर्किंग करते रहना जरूरी है, क्योंकि उसी नेटवर्क में से लोग आपको जानना शुरू करते हैं, वो आपके स्पॉन्सर बन जाते हैं। वही उस कमरे के अंदर आप बोलेंगे नहीं नहीं वो समीर को बढ़ाओ यार, उसको बनती है, उसको प्रमोशन देने की, बहुत मेहनत करता है और बहुत अच्छा है, ये जानता है वो जानता है। अब उसको कैसे मालूम कि मैं क्या जानता हूँ? तो नेटवर्किंग ये कर देती है कि नेटवर्किंग ये नहीं कि whom you know, नेटवर्किंग इज who knows what you know। Who knows what you know? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को क्या मालूम चलेगा आप क्यूबिकल के अंदर बंद होकर क्या बोल रहे हो, क्या करते हो, किसी को नहीं मालूम। क्यूबिकल के तो कोई मुंह होता नहीं है, वो तो जस्ट ए साइलेंट प्लेस वेयर यू आर वर्किंग। आपको उसका माउथपीस बनना पड़ता है अपने खुद का। अगर आप अपने आप को नहीं प्रमोट करोगे तो कौन करेगा? आप ही कह लोगे यार मैं बदसूरत हूँ तो हो गया, आप फिर तो खत्म ही, आप पूरा कॉन्फिडेंस लूज करें। एक हिम्मत करो, शीशे के सामने खड़ो होकर रोज सुबह इतना कहना शुरू करते यार क्या हैंडसम आदमी है तुम, इतनी बढ़िया बातचीत करते हो। आप देखना उस दिन शाम से आपकी बातचीत बदल जाएगी, आप बढ़िया बोलने लग जाओगे उस दिन से। तो ये छोटी छोटी सी टिप है। इसलिए नेटवर्किंग को जब मैंने देखा कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि ये आपकी लाइफ लाइन है, ब्लड लाइन है आपकी लाइफ की, तो क्यों ना इसके मेथड्स में लोगों को सिखाऊं, क्या मैं इस्तेमाल करता हूँ, कैसे मैं जाता हूँ नेटवर्किंग के इवेंट्स में। और नेटवर्किंग इवेंट में जाते हो, हजारों लोग रहते हैं, आप सबसे तो मिल लेते हो आप जाके। वो क्या कर रहे हो आप, जैसे कि खेत में आप बीज फेंक रहे हो, है ना, उसके बाद फिर आप उसको धीरे धीरे निराई करते हो, गुड़ाई करते हो, उसमें फर्टिलाइजर डालते हो, 1000 बीज फेंके उसमें से 100 पौधे निकल के आते हैं। उन 100 पौधों पे फिर आप फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, किसी में कीड़े मकोड़े ना लग जाएं, कुछ बढ़ने से ना रुक जाए। उसमें से बढ़ते बढ़ाते आखिरी में जब आप इतना नर्चर करते हो उसको, तो 10 पेड़ निकलते हैं बड़े बड़े, उसमें से फल आते हैं आपके। लेकिन वो पहले दिन नहीं आते, आपको उतना वेट करना पड़ता है। वही नेटवर्किंग का भी कॉन्सेप्ट है। आप वहां जाके बीज फेंका है, उसमें से आप 100 लोगों के साथ में आपके संबंध बने, उसमें से 10 इतने बड़े हो गए कि आप अब ना उनसे आपको फ्रूट्स मिलना शुरू हो। तो उसके लिए वेट भी करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव बैक। पहले तो आपको देना होगा कि आप पानी दे रहे हो, उसमें खाद दे रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, उसको नर्चर कर रहे हो। एक्जैक्टली द सेम वे आप अपने नेटवर्क के साथ करते हो। यू नेवर गो देयर टू गेट द थिंग्स, यू ऑलवेज गो देयर टू गिव द थिंग्स। आप क्या मदद कर सकते हैं? जैसे ही आप गिव करना शुरू करोगे, उसका नेचर है गिविंग का कि वो इट विल ब्रिंग बैक। बहुत बढ़िया बात है यार। बेसिक नेचर है कि इसको नेटवर्किंग, आपने बहुत उत्तम बात कही कि तो इसको नर्चर करना है, राइट। अभी एक दिन में ये चीजें नहीं बनेंगी। आपकी ये किताब अमेजोन पे भी उपलब्ध है समीर, और अमेजोन इंडिया पे भी, प्रिंट पे भी उपलब्ध है। इंडिया में पेपर बैक नहीं है, इंडिया में ई बुक है, क्योंकि वहाँ पे इनका शायद प्रिंट फैसिलिटी नहीं है, प्रिंट ऑन डिमांड हाँ जी जी, अमेजोन वालों की। तो बाकी पूरे बड़े ये श्रोता दर्शक जो भी देख रहे हैं प्रोग्राम, वो भी इस किताब को लेंगे। मैं भी अपनी कॉपी जरूर लेता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया समीर। आप तो इस क्षेत्र में रहे हैं, और अभी आप कितने लोगों से नेटवर्क कर रहे हैं? आपकी जो हिचक है वो खत्म हो गई है, राइट। अभी आप एक ओपन तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन जिसने ये कभी नहीं किया, या जिसका अनुभव उतना ज्यादा नहीं है, उनके मन में ये हिचक हो सकती है कि मैं कैसे अप्रोच करूं, क्या मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं लोगों को दे सकूं। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार होते हैं, जिनको लगता है कि यार मैं तो किसी भी लायक नहीं हूँ, मुझे कोई क्यों सीरियसली लेगा, मुझसे मैं किसी को क्या भला दे सकता हूँ, का एक रुख रहता है। तो अगर अपनी विश्वसनीयता या विशेषज्ञता पर ही डाउट हो, ऐसे लोग भी क्या इस फील्ड में आ सकते हैं, या फिर हाँ हाँ बिल्कुल करना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकें? देखिए, ज्ञान का सागर तो इतना बड़ा सागर है कि हर आदमी अज्ञानी है। और जितना आप कहते हैं ना कि जितना आप ज्ञान के सागर में जाते जाएंगे, उतना ज्यादा आप जानते जाएंगे कि आप कितने अज्ञानी हैं, है ना। तो ये तो बड़ी लिमिटेड सी चीजें हम आप जान सकते हैं एक लाइफ में, बहुत ही थोड़ा सा जान पाते हैं हम लोग। लेकिन जो थोड़ा सा जान पाते हैं उसको भी अगर हम बांटने लग जाएं, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कि हमें जो भी आता है ना, तो हर के पास में एक कहानी होती है, हर इंसान के जीवन में कहानी, वो कहता नहीं है। और वो कहानी किसी ना किसी को जरूर मोटिवेट करेगी, क्योंकि आप जब अपने आप को देखें जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, उसके नीचे की तरफ देखिएगा तो कितना बड़ी भीड़ है जो वहां तक पहुंचने के लिए तरस रहा है जहाँ पे आप बैठे हुए।
तो आप उस समय क्या है कि मुझे नहीं आता कुछ भी, तो आप कैसे बैठे वहां पे? वो इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है वो सारी दुनिया के जितने सीईओज हैं उसमें 90% सीईओ इसी चीज से घबराते हैं कि लोगों को ये मालूम ना चल जाए कि मुझे कुछ आता नहीं है या मुझे ये चीजें नहीं आती। उससे हर सीईओ घबराता है। जितने भी ऊपर, जितना ऊपर आप जाते जाओगे वो घबराहट बढ़ती जाती। उस घबराहट को छिपा ले जाना ही वो कला है जिसके कारण कि आप सीईओ बनते हो। घबराहट तो सब में, हमें, ये आप में भी है, सब में है। पब्लिक स्पीकिंग जब जाते हैं, जब तक माइक नहीं पकड़ लेते तो उसके जस्ट पहले तक एक बबल्स उठते रहते हैं दिमाग में कि यार गड़बड़ ना हो जाए, है ना? तो उसका एक ही तरीका है कि कर गुजरो, कर जाओ, मिल लो लोगों से, मिलो तो जाके देखो क्या होगा। बस के सिनारियो फेल कर जाओगे ना, जब नहीं मिलोगे तो फेल ही हो। उससे अच्छा है करके फेल हो जाओ, तो सीखने को मिल जाएगा। एंड फेलियर से बढ़िया टीचर तो कोई हो ही नहीं सकता आपकी जिंदगी में। जब आप फेल होना शुरू करते हो और आप तैयार हो अगर आप फेल होने के लिए, तब फिर आप फेल नहीं हो रहा, आप सीख रहे हो। तो हर समय आप लर्निंग के एस्पेक्ट, दिमाग को खोल लीजिए अपना और लर्निंग के लिए जाइए। चाहे वो स्टेज पे चढ़ना हो, चाहे वो नेटवर्किंग करना हो, चाहे लोगों से बातचीत करना हो, लोगों से मिलना हो। इतना तो कर ही सकता हूँ कि जैसे कि मैं हूँ, और अगर मैं किसी सीईओ से बातचीत कर रहा हूँ तो मैं उसको किसी और सीईओ से तो मिलवा ही सकता हूँ कि मैं, आई नो दिस गाय, आई थिंक यू विल बी बेनिफिटेड बाय टॉकिंग टू हिम और ही विल बी बेनिफिटेड बाय टॉकिंग, कैन आई इंट्रोड्यूस यू? अब आपने उसको उतना इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने कुछ दिया तो उसको, अब वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। वो आपको हमेशा याद रखेगा कि दिस पर्सन केम टू मी। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से नेवर गो टू आस्क फॉर अ जॉब, ऑलवेज गो टू आस्क फॉर द गाइडेंस। वो मैं अपने मेंटरशिप में हमेशा उनको कहता हूँ कि जब भी तुम किसी से लिंक्डइन पे मिलते हो, ये मत कहो कि मुझे जॉब चाहिए, उससे पूछो कि कैन यू गाइड मी। जैसे ही आप जॉब मांगते हो, उसको लगता है यार ये तो जॉब मांग रहा है, मेरे पास है नहीं देने के लिए, तो वो इंसल्टेड भी फील कर सकता है कि मेरे पास जॉब ही नहीं देने के लिए। और ये भी हो सकता है कि वो समझे कि ये तो कुछ मतलब सिर्फ इसी पर्पज से आया मेरे पास में, तो वो शायद मिलना बंद कर दे आप। लेकिन जैसे ही किसी ह्यूमन को बीइंग को बोलोगे कि यार मुझे गाइड कर दो आप, वो तो पहले ही थोड़ा सा एलिवेटेड हो जाता है कि यार मैं गाइड कर सकता हूँ लोगों को, गाइडेंस मांग रहा है मुझसे, तो वो आपको और खुल के गाइड करता है। एंड इन दैट प्रोसेस दे ऑल्सो नो कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। वो गाइड करते करते अगर उसके पास कोई दोस्त है उसका जो किसी को हायर कर रहा है, या वो खुद किसी को हायर करने वाला है, तो ही विल डेफिनेटली कंसिडर यू ऑल्सो, क्योंकि उसके पास है वो पोजिशनिंग। बट आपने सिर्फ गाइडेंस मांगा, एंड कीप आस्किंग फॉर द गाइडेंस एंड पीपल विल गाइड यू ऑल थ्रू। मैं आज इस पोजीशन में भी, आई मीट पीपल एंड दोज हु आर सीनियर टू मी, जो मुझसे और ऊपर बैठे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, आई ऑलवेज गो फॉर द गाइडेंस, आई नेवर गो फॉर द जॉब। एंड उस प्रोसेस में जब मैं गाइडेंस के लिए जाता हूँ, तो आज तक की मेरी कनाडा में जितनी भी जॉब हुई है, 90% ऑफ देम इज थ्रू नेटवर्किंग। जी सो इट डज नॉट मीन कि उस सिफारिश कोई कर रहा है। नेटवर्किंग में ही नोज व्हाट आई नो एंड हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ एंड हाउ डू आई टॉक एंड हाउ डू आई बिहेव एंड हाउ आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। और उसमें मैंने क्या कर लिया कि एक हैबिट और डेवलप कर ली कि जैसे ही मैं 2-3 साल होते हैं काम करते हुए, मुझे लगता है कि अब मैं इसमें हो गया, मुझे आ गया, क्या मुझे किसी चीज़ के लिए किसी से पूछना नहीं कि इसको कैसे करते हैं। मतलब आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने लग जाते लगभग। उस दिन इज द राइट दिन कि आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना सही जाओ जी उस जगह जाओ जहाँ पे कोई जॉब आता नहीं है। अभी रिसेंटली मैं कहाँ आईटी में चला गया था भूले से। आईटी से निकलने में मुझे कई साल लग गए। मैं उनको समझाता रहा मैं आईटी का नहीं हूँ, तो भी कहने लगे नहीं आप आईटी के ही हो, उसी में प्रमोट होते चले गए, ऑल बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। एंड देन फाइनली मैं किसी ने मुझे नेटवर्क में ही किसी को दया आई, उसने कहा चला अच्छा बिजनेस की साइड में आके ट्राई कर लो। मैं रिस्क मैनेजमेंट में चला गया। रिस्क मैनेजमेंट में भी कई तरह के रिस्क मैनेजमेंट में घूमता रहा। रिसेंटली फिर मैंने कहा डेटा के बड़ा नाम हो रहा है हर तरफ, मुझे डेटा के बारे में बहुत ज़्यादा वो है नहीं। तो मेरे एक मित्र थे जो मेरे साथ ही एक पब्लिक स्पीकिंग फोरम में बोलने से उनसे मित्रता हुई थी। मैं भी बोल रहा था किसी चीज़ पे, वो किसी और चीज़ पे बोल रहे थे, पैनल पे थे हम लोग दोनों जन। तो उनसे मैंने बातचीत करी, या मैंने कहा मुझे डेटा की साइड में आना है। तो बोले कि तुमको आता क्या है डेटा? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए तो आना है मुझे, मैं रिस्क मैनेजमेंट का आदमी, बट एटलीस्ट मैं डेटा को रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूँ। उसने कहा चलो आओ ट्राई करो 1 महीने के लिए, छोड़ना मत नौकरी, क्योंकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन था, उसको रखे रहो, कम ऑन सेकंडमेंट, अगर नहीं पसंद आएगा तो लौट जाना। उसका कहने का तात्पर्य था कि अगर उसको नहीं पसंद आएगा तो वो भी बोल सकता है कि तुम चले जाओ वापस अपनी जगह पे। बट 15 दिन में ही मुझे मजा आने लग गया, उनको भी मजा आने लग गया, हम शिफ्ट हो गए। अब आजकल मैं डेटा गवर्नेंस पे काम कर रहा हूँ। अब नाउ अब इस पे थोड़ा काफी कुछ कंफर्टेबल हो रहा है। तब मुझे लग रहा है एआई वगैरह की तरफ ना जाना पड़े मुझे थोड़ा सा। दैट इज द नेक्स्ट ट्रेंड, और उस पे मजा आएगा जाने में। तो एक तो वो चीज क्या होता है कि कंटिन्यूस लर्निंग के कारण आप दिमाग से कभी बुजुर्ग भी नहीं हो पाते, क्योंकि आप हर समय बच्चे नया चीज सीख रहे हो। तो मुझे तो कभी लगता ही नहीं कि मैं रिटायर होने वाला हूँ। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट अनलेस फिजिकली कोई हो जाए कुछ चीज कि आप नहीं कर पाएगा। बट आई डोंट सी पीपल वेट करते हैं अपने रिटायरमेंट को। मैंने लोगों को एक दिन में बूढ़ा होते देखा है। आज तक ऑफिसर थे, अगले दिन रिटायर हो गए, और आप इनके चेहरे पे देखो एकदम से बुजुर्ग हो गए।
बिल्कुल। तो मैं तो ऐसा प्रोफेशन पकड़ के बैठा हूँ, एक तो मेंटरशिप वाला, उसमें सब बच्चों से ही मिलता हूँ हर रोज, तो वो यंग बनाए रखते हैं मुझको सर सर कर करके। और दूसरा, मैं हर समय लर्निंग की फिराक में रहता हूँ, तो वो मुझे माइंड मेंटली भी यंग बनाए रहता है कि चलो भाई नई चीज सीख रहा है। तो सवेरे उठने पे मेरे पास पर्पज रहता है कि आज ये करूंगा मैं। और कितनी खूबसूरत बात है समीर कि आप सिखा रहे हैं लेकिन आप सीख भी रहे हैं। और आपने खुद भी कहा कि मैं कितनी किताबें पढ़ता हूँ, और मेरे ख्याल से किसी भी मेंटोर के लिए बहुत जरूरी है कि आप सिखा रहे हो तो आप खुद भी एक कांस्टेंट लर्नर रहें। बिल्कुल। आपके इस बारे में क्या विचार है अभी? आ, ये जो जिस तरह के एक पैशन प्रेरियर की एक कंसेप्ट आया है, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि पैशन को अपनी जॉब बनाइए, और बहुत लोग कोचिंग इंडस्ट्री को एक मुख्य धारा कोविड के बाद से तो थोड़ा सा वो आ भी गया है ट्रेंड, अब भले ही वो कम हो गया, लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी स्किल आती है तो आप सिखा लो। लोग 99 रुपए के वर्कशॉप करते हैं। और मेंटोरिंग के हिसाब से आपको क्या लगता है? आप तो इस चार्ज नहीं करते, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं करती है, लेकिन जो करते हैं बनिस्बत जो नहीं करते हैं, आपकी क्या विचार है नहीं, करते हैं, अच्छा करते हैं। वो जो कहते हैं कि पैशन को अपना ध्येय बना लो, जो पैशन है आप वो उसको जॉब बना लो। मैं कहता हूँ उसको रिवर्स क्यों नहीं कर सकते हम? जो आपकी जॉब है उसको पैशन बनाओ। एक होता है कि आप लव मैरिज करके फिर उसके बाद आप शादी करते हैं ना, लव लव किए फिर शादी करे। एक होता है कि शादी कर ली फिर आपका लव धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है उसके साथ, है ना? तो आप जो जॉब है आपके हाथ में उसको पैशन बना लो। यार इसमें मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और उसको बनाने का एक तरीका है कि जैसे मैं लोगों को बताता हूँ, मैं खुद भी ये सोचता हूँ, जब आप दफ्तर जाते हो, अपने सैलरी निगोशिएट कर ली आपने, आपने अपना पद निगोशिएट कर लिया, सब कुछ हो गया। अब जब आप ऑफिस पहुंचे हो तो आप ये मानना शुरू कर दो कि अब आपको रोज नया कुछ सीखने को मिलेगा। ऑफिस में जब आप जाओगे, कोई सा भी काम करते हो, नई प्रोसेस सीखते हो, नई नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ है। आप ये सोचो कि मैं रोज नया कुछ सीखने जा रहा हूँ, और इस सीखने के लिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे पैसे दे रहा है। आज तक मैंने स्कूलों में पैसे दिए हैं तब सीखता हूँ मैं कुछ। यहाँ मैं जो सीख रहा हूँ उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन पैसे दे रहा है, और जितना ज्यादा मैं सीख रहा हूँ उतने ज्यादा वो पैसे बढ़ाता जा रहा है। और मैं ज्यादा सीखता हूँ वो मुझे प्रमोट भी कर देता है। तो कितनी ब्यूटीफुल चीज है कि ये जॉब मेरा, जहाँ पे मैं हर रोज नया कुछ सीख रहा हूँ और उसके लिए पैसा मुझे मिल रहा है। तो अब अपने आप आपका पैशन बन जाएगा, क्योंकि अब आपको ये मालूम चल गया कि आप सीखने जा रहे हो, उसके लिए पैसा मिल रहा है, और सीखोगे तो और पैसा मिलेगा। यू आर पैशनेट अबाउट योर जॉब। लेकिन अगर आप ये सोच जाओगे यार 8 से 4 जाना है ऑफिस, बहुत मजबूरी है, और उतने उतने से पैसे में तो इतना ही काम होगा, मैं तो थक जाता हूँ दिन भर में, मुझे तुमने छोड़ लिया उन्होंने, अब उस दिन से आपको पैशन से सब खत्म हो जाएगा, आपको जॉब भी भारी लगने लग जाएगा। तो उसको पैशनेट बन जाइए आप सीखने के लिए वहां पे, तो देन यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। बिल्कुल। तभी भाई अभी आपकी अगली अगला कदम क्या है आपकी यात्रा का? आप क्या प्लान कर रहे हैं? आपने अभी 2 किताबें पब्लिश कर दी, आप मेंटोर हैं, आप स्पीकर हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आप करना चाहते हैं, जिसकी बहुत तीव्र इच्छा है आपको करने की और शेष है? जी जी, तो मेरे सामने मेरा विजन बोर्ड लगा होता है, हर साल मैं इसको बनाता हूँ। अच्छा। और वो विजन 2025 का विजन बोर्ड नहीं, तैयार है? वो बनेगा आखिरी के 10 दिन में बनेगा वो। अच्छा जी। लेकिन उसके पहले मैं अपने विजन बोर्ड पे, जैसे मैंने जो 2023 का बनाया था, और उस विजन बोर्ड पे जब मैं आखिरी में साल के इसको टिक करने लगा तो सारी चीजें टिक हो गई थी रफली। वाह। सब चीजें आ गई थी जो मैं चाहता था। फिर 2024 का जो मैंने विजन बोर्ड बनाया, उसमें भी 90% चीजें अभी तक हो चुकी हैं। अभी 20 दिन बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है 20 दिन, जी। है ना? आस ना छोड़ी जाए, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, 90% चीजें उसमें भी पूरी हो गई। और उसमें ये था कि अमेजॉन बेस्ट सेलर बुक का भी एक उसमें लगा हुआ पिक्चर, तो ये वाली बुक आ गई एकदम। देखिए 30 दिन बचे हुए हैं, उसके पहले ही जस्ट पूरा हुआ जाके ऑप्शन भी। बिल्कुल तो बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर के जो विजन बोर्ड है, इसके लिए मैंने अभी से ऑलरेडी एक कटिंग करके रख ली है। उसमें मेरा टेडएक्स पे जाने का, स्पीकर के रूप में। स्पीकर के रूप में। तो वो अगले साल के विजन बोर्ड पे जा रहा है, और उसके लिए मुझे कैसे भी उसको अचीव करना है। तो एक तो वो है मेरा। दूसरा, मैं रोज सवेरे कुछ समय देता हूँ गीता पढ़ने में। ये हमेशा मेरे डेस्क पे बाजू में रखी होती है गीता। जी। ये गीता मेरी है। तो इसको मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश वाली तो मैंने एक बार पढ़ ली थी पूरी, लेकिन ये चिन्मयानंद मिशन वालों की है तो हिंदी में कर रहा हूँ। और उसको पढ़ते पढ़ते अब मैं विचार है इसके ऊपर मैं कुछ लिखूंगा इस साल में 2025 में। एंड उसका लिखने का उद्देश्य होगा कि इसको कैसे कैरियर में आप ढालो अपने। हाउ डज गीता हेल्प यू इन योर लाइफ, इन बिल्डिंग योर कैरियर। तो उस पर कुछ विचार बन रहा है, अभी देखते हैं कहाँ तक जाती है बात।
और प्लस पब्लिक स्पीकिंग तो है ही है, वो एक बड़ी चीज़ है, तो TEDx उसमें जो निश्चित तौर पर फायदा करेगी। और ये किताबें पब्लिक स्पीकिंग में आपका बेसिकली इट्स ए विजिटिंग कार्ड फॉर यू। जब आप एक ऑथर होते हो, जब वो स्टेज से आपको इंट्रोड्यूस करता है एज ए ऑथर, जी हाँ, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है उससे। अब लोग बोलते हैं कि ये आदमी जब लिख रहा है तो कुछ बोलने के लिए तो होगा ही इसके पास, तो लोग थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। और जब कोई ध्यान से सुनता है तो हर चर्चा का एक सार होता है, हर बातचीत का एक सार होता है। तो जब सिर्फ उस बातचीत से सार इसलिए नहीं निकाल पाता आदमी क्योंकि उसने ध्यान से नहीं सुना। अगर आप वो ध्यान अट्रैक्ट कर पाए तो फिर हर जो स्पीकिंग ये है वो उसमें कुछ ना कुछ तो निकलेगा लर्निंग। बस यही कोशिश है अगले साल की। मेन तो बस विजन बोर्ड बनेगा अभी आखिरी के 10 दिन पूरी तरह कंसंट्रेटेड मेडिटेशन में। तो जितने ध्यान से आप उसको बनाएंगे उतना जल्दी अचीव कर पाएंगे। अनअचीवेबल चीजें आप रखते नहीं वो नॉर्मली, तो बेबी स्टेप्स हैं, बट हर साल कुछ ना कुछ ऐसे ऐड होता जाए तो जिंदगी बढ़िया चलती जाती है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से समीर भाई आपके नए विजन बोर्ड के लिए, और अगले साल फिंगर्स क्रॉस आपको हम TEDx स्पीकर के रूप में देखेंगे, ये आकांक्षा है। आपकी नई किताब 360 डिग्री कनेक्शंस मास्टरिंग द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग, उसके लिए भी शुभकामनाएं। आई विल सर्टेनली बाय माय कॉपी, एनकरेज द व्यूअर्स। वो बेस्ट सेलर हुई, कल कल शाम को आ गया था उनका मेरे पास अमेज़न वाला क्या था। बात, क्या हाँ बात। उस पे बहुत मजा आएगा। हाँ जी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। इतने एक तो इतने वर्षों बाद बातचीत हुई और हाँ, बहुत ही उम्दा बातचीत रही। मुझे आशा है कि श्रोताओं दर्शकों को भी ये लाभदायक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत Thank you बहुत so बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, और बहुत आनंद आया। थैंक यू।